चलिए उपसर्ग प्रत्यय जो टॉपिक है इसमें आगे बढ़ते हुए उपसर्ग टॉपिक में पहला सवाल। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? उपसर्ग होता क्या है और प्रत्यय होता क्या है, ये आप बताइए। पहले देखो, उपसर्ग जो होता है वो होता है उपसर्ग, यानी कि आगे जो शब्द आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। और जो पीछे लग करके अनुलग्न जो पीछे लगते हैं या जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए अगर यहाँ पर कहा जाए तो अब के साथ आप किसका प्रयुक्त कर सकते हैं, ये हो जाएगा मान, तो ये हो जाएगा आपका अपमान। ठीक, तो ये हो जाएगा सी आंसर। ऐसे ही आप बनाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें और दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब आप जानते हैं कि एक उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो सी उत्तर यहाँ पर राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर दुबला। ये उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, जबकि नाराज, लाचार, बेवकूफ़ ये उर्दू के उपसर्ग से बना है, लेकिन दुबला जो है ये उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। मेरे भाई दुबला जो है ये दू उपसर्ग से बना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि हिंदी का ही उपसर्ग है। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, दू का मतलब हो जो होता है वो होता है बुरा, या फिर कहा जाए हीन। दू का मतलब होता है बुरा या फिर हीन। अगला सवाल देखिए। अगला देखिए, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसमें परि जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा और पूर्ण शब्द जो है ये मूल शब्द हो जाएगा। तो इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है, ए उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा परि। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फिर फारसी का है? अरबी या फिर फारसी का उपसर्ग इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर बे। बे जो है आपका ये अरबी या फिर फारसी का उपसर्ग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कहा जाए तो बे से आप कोई अगर अक्षर बनाएं तो जैसे बे असर ये आप बना सकते हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फिर फारसी का है? इसमें भी आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो अरबी या फिर फारसी का है। तो ये हो जाएगा सी आंसर ना। ना जो है आपका ये अरबी या फिर फारसी का उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अतियुक्ति में कहा जाए तो अति आपका जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, और इसके अलावा उक्ति जो है आपका ये हो जाएगा इसमें मूल शब्द, मेन वर्ड। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी आंसर, अति जो है आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। हिंदी में उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? हिंदी में इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी आंसर अल। अल जो है आपका ये उर्दू का उपसर्ग है, सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर अल। देखिए अल से आप जो शब्द बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं? तो जैसे अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला ये जो है ये उर्दू के उपसर्ग से जुड़ करके बनते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। देखिए अलंकार में उपसर्ग पूछा गया है तो अलंकार में अलम जो है आपका ये उपसर्ग है, अलम ये उपसर्ग होता है और कार आपका मूल शब्द हो जाएगा, तो अलम धन कार होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। देखिए हिंदी व्याकरण में उपसर्ग जो हैं ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक होता है संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी उपसर्ग, और तीसरा होता है अरबी या फिर फारसी का उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग जो हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या जो है
ये होती है 19। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या जो है ये 19 होती है वासुदेव नंदन के अनुसार। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है और अरबी या फिर फारसी में उपसर्गों की संख्या 12 होती है। अगला सवाल है कि एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी मैं करवा रहा हूं ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। उपसर्ग प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना ही आना है, चाहे एक सवाल आए चाहे दो सवाल आए, लेकिन आएगा जरूर, इतना आप जान लीजिए। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर एन। एन वक्त शब्द में एन उपसर्ग लग जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है। अब देखिए, निष्कलंक में निस उपसर्ग, अधिकार में अधि उपसर्ग, निर्वाह में निर उपसर्ग और पर्यावरण में परि उपसर्ग। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। अब देखिए, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। निष्कलंक में निस नहीं होगा। निष्कलंक में जो उपसर्ग होगा वो होगा निह। निह होगा, निह धन कलंक बराबर निष्कलंक होता है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, निर्वाह में निर है और पर्यावरण में परि उपसर्ग है। यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर निस वाला। ठीक, या तो इसमें गाइस कहा जाए तो नि उपसर्ग हो सकता है, और या फिर कहा जाए तो इसमें साधारण वाला सा जो होता है निस, वो उपसर्ग हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर निस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निस। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा ए आंसर प्रति। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको देखिए कि उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शब्दों के पहले जो जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के अंत में जोड़े जाएं, जो शब्दों के अंत में जोड़े जाएं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, तो शब्दों के पहले। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित का मतलब है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्रोध में उपसर्ग नहीं है, प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग है, विमोचन में भी उपसर्ग है, और संगम में सम उपसर्ग है। सदाचार शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, सदाचार का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा सत धनाचार। तो इसमें सत आपका उपसर्ग हो जाएगा, बी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सत यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम में जो दिया जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, सदा। सदा उपसर्ग है या फिर नहीं, तो मेरे भाई सदा कोई उपसर्ग नहीं होता, सत उपसर्ग होता है। बी उत्तर यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो अतीव शब्द में अति उपसर्ग है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अति उपसर्ग हो जाएगा। अगला है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका प्रति उपसर्ग है, बी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखो तो अपवाद में अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, और पराजय में प्र उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर ओढ़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। कहने का मतलब है कि इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी उपसर्ग रहित यानी उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये हो जाएगा डी आंसर। त्रियंबक में उपसर्ग नहीं है, बाकी न्यून में भी है, विधान में भी है, और उज्ज्वल में भी है। न्यून में नि उपसर्ग है, विधान में बी उपसर्ग है, और उज्ज्वल में उत उपसर्ग है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। इसमें भी आपसे वही पूछा गया कि इसमें किसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। सुरेश में नहीं है, बाकी अत्यधिक में अति उपसर्ग है, विदेश में बी उपसर्ग है, और सुयोग में सु उपसर्ग है। प्राक्कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्राक्कथन शब्द में प्राक्कथन में प्राक उपसर्ग है, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राक उपसर्ग है, डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, स्वाभिमान शब्द में कहा जाए तो स्व उपसर्ग है, बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, स्व उपसर्ग है। अगला है कि प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
तो काफ़ी इजी सवाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा प्रातः। प्रातः काल में प्रातः उपसर्ग है। अगला है कि इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द इसमें आपका हो जाएगा खुशबू में। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा खुशबू में। खुश उपसर्ग जो है उर्दू का उपसर्ग है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिमान शब्द में कहा जाए तो ये हो जाएगा आपका अभि उपसर्ग हो जाएगा। सी उत्तर राइट हो जाएगा। अभि उपसर्ग हो जाएगा अभिमान शब्दों में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो प्रति उपसर्ग से कहा जाए तो प्रतिधन एक, प्रतिधन अच्छा और प्रतिधन ध्वनि, ये तीन के तीनों प्रति उपसर्ग से हैं। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखो सम से संस्कृत भी है, सम से संस्कार और सम से सम्मेलन भी है। तो सम उपसर्ग इसमें तीनों में है। डी उत्तर राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी में ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। परिवाद में परि उपसर्ग हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा परि। नेक्स्ट है कि पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुरातन शब्द में कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए पूरा उपसर्ग हो जाएगा। पुरातन में पूरा उपसर्ग हो जाएगा। अगला है कि बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बदनसीब में बद उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर डी उत्तर राइट हो जाएगा। बद उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बद जो है ये अरबी या फिर फारसी का उपसर्ग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अरबी या फिर फारसी का उपसर्ग है बद उपसर्ग। अगला आपके सामने है सवाल क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी या फिर संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका अपवाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवाद। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा सी आंसर अ हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। और हिंसा जो है वो हो जाएगा मूल शब्द। तो अहिंसा में अ उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा आत्म, ये हो जाएगा उपसर्ग और त्याग आपका हो जाएगा मूल शब्द। अगला है कि प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि कोई भी सवाल मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो इजी हो और चाहे वो कठिन हो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रति उपसर्ग। डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना हुआ है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी आंसर। कपूत में क उपसर्ग लगा हुआ है और पूत आपका मूल शब्द है। बाकी कलाई में इसमें उपसर्ग नहीं। कलाधार में कला उपसर्ग, कलाधर में कला और कम वक्त में कम उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपचार में उपसर्ग जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा उपचार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा उप उपसर्ग है। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। कहने का मतलब है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रयोग में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी में कोई में किसी में भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। पर्यावरण में परि, इसके अलावा अ और धनुवर्ण ये हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए समझ लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो ये हो जाएगा वी जो है आपका ये हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेल वार्डर में फायरमैन में पूछा गया था, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने कि इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर यहाँ पर अक्लमंदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अक्लमंदी। और ये सवाल थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये अद्वितीय लिखा है, ठीक है, ये अद्वितीय लिखा है, ये अद्वितीय लिखा है। और अक्लमंदी में गाइस कहा जाए तो अ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बिन उपसर्ग हो जाएगा, सी आंसर राइट होगा। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, अधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, नीरज में नहीं है और बाकी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नीर। अगला है कि किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं लगा है, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, अनुवर में नहीं है। बाकी इसमें उर्वर आपका हो जाएगा अलग, ये इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अनुनय में अनु है, अन्वेषण में अनु है, अनुरित में भी अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुवर में अनुपसर्ग हो जाएगा, है ना। उर्वर मूल शब्द होता है और अनमूल उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग के योग से नहीं बना है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, अनेक जो है ये अनुपसर्ग से नहीं बना है, ये होगा आपका अन धन एक, ठीक, तब ये होगा। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आजीवन शब्द में अ उपसर्ग हो जाएगा और जीवन मूल शब्द हो जाएगा, तो आजीवन में अ उपसर्ग हो जाएगा, सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट है कि उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ है, उत्थान शब्द में उत उपसर्ग हो जाएगा, तो उत्थान में उत उपसर्ग हो जाएगा, ए आंसर राइट होगा। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, लापता। इसमें हिंदी का उपसर्ग नहीं है, ला जो है आपका ये अरबी फारसी का उपसर्ग होता है, बाकी में हिंदी का उपसर्ग ही प्रयोग हुआ है। अगला है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, अनुगमन में नहीं है, बाकी में है। अगला है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्दों के पहले किया जाता है, उपसर्ग का प्रयोग जो है ये शब्दों के पहले किया जाता है, और मेरे भाई शब्दों के पहले को ही शब्दों के आदि में कहा जाता है, तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर, शब्दों के आदि में। नेक्स्ट है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी आगत उपसर्ग, बी आंसर राइट हो जाएगा, आगत उपसर्ग। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपयोग किसमें हुआ है, या हिंदी संस्कृत उपसर्ग का प्रयोग कौन सा कर रहा है, तो ये हो जाएगा डी आंसर, परा उपसर्ग जो है हिंदी या फिर संस्कृत का उपसर्ग होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, विरासत में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, इसमें से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, उन जो है ये उर्दू का उपसर्ग नहीं है, ये हिंदी का उपसर्ग है, उन जो है ये हिंदी का उपसर्ग है, जैसे 29 49 ये हिंदी का उपसर्ग है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फिर फारसी का है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, तो ये हो जाएगा गैर, गैर जो है ये अरबी फारसी का उपसर्ग हो जाएगा, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आमरण शब्द में ये हो जाएगा अ उपसर्ग और मरण मूल शब्द हो जाएगा, तो अ उपसर्ग हो जाएगा आमरण में। नेक्स्ट है कि परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग बताइए, तो परिवर्तन और परिवार में कहा जाए तो परि उपसर्ग हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा आपका परि। नेक्स्ट है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए, तो प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो, बी राइट हो जाएगा, प्रति, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है कि पराजय में उपसर्ग बताइए, तो पराजय में परा उपसर्ग होता है, सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर, परा उपसर्ग हो जाएगा पराजय में। नेक्स्ट है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए, निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए, तो निर्गुण में उपसर्ग कहा जाए तो सी आंसर राइट हो जाएगा, निर उपसर्ग है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द बताइए, अनु उपसर्ग से बना शब्द बताइए, तो अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुचर। अनु उपसर्ग से बना शब्द अनुचर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संयोग शब्द में उपसर्ग एवं शब्द कौन से हैं, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं शब्द कौन से हैं, तो संयोग में कहा जाए तो सम आपका उपसर्ग हो जाएगा और योग मूल शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि अडिग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। अडिग शब्द में बताइए। तो अडिग में अ उपसर्ग है, बाकी मूल शब्द डिग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग बताना है। तो अवगुण में अब उपसर्ग हो जाएगा और गुण मूल शब्द हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। दिखावा। दिखावा में आवा प्रत्यय है, लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इन सभी में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये हो जाएगा सम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सम। नेक्स्ट है कि आच्छादन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो आच्छादन में अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आ। परोपकार शब्द में उपसर्ग बताइए। तो परोपकार में पर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पर उपसर्ग। परोपकार में पर उपसर्ग है। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपदेश में उप उपसर्ग हो जाएगा, देश आपका मूल शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं। कृत और तद्धित ये दोनों जो हैं ये प्रत्यय के भेद होते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय देखिए समझ लीजिए वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के मूलतः 2 भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय होता है ये मूल धातु के साथ जुड़ते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होता है ये संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ जुड़ते हैं। अगला है कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा शब्दों के बाद में। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो है मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो मूल शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, प्रत्यय से ही है कि किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो प्रत्यय इसमें से किस में नहीं हुआ है। पीढ़ी में नहीं है, बाकी में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है कि इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर इष्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कनिष्ठ में। अगला देखिए, कहा गया है कि दास्त, दास्तव शब्द में उपसर्ग प्रत्यय बताइए। दासत्व शब्द में प्रत्यय बताना है। दासत्व, देखिए दासत्व लिखा है तो दासत्व में दास आपका मूल शब्द हो जाएगा और तो आपका इसमें प्रत्यय लगा है, तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो प्रत्यय से बना हुआ हो। अभी योग में अभी उपसर्ग है, और व्यायाम में बी उपसर्ग है, और अपमान में अप उपसर्ग है, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ ही नहीं है। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नैतिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। यहाँ पर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है कि फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो फलित में इत प्रत्यय है, सी आंसर राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर इत प्रत्यय है फलित में। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, ई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई ये प्रत्यय है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है। तो लेखक, देखो लेखक में कहा जाए तो लेख आपका मूल शब्द है और अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा अक प्रत्यय। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ने वाला, देखिए पढ़ने वाला एक प्रकार की क्रिया है, और इसमें कहा जाए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सी आंसर कृदंत प्रत्यय, जो धातु के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उन्हें कहा जाता है कृदंत प्रत्यय। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा कृदंत। अगला आपके सामने है कि महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो महत्व में तो प्रत्यय हो जाएगा आपका, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यह प्रत्यय हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा यह। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
तो देखिए तैराक में आक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आक। तैर आपका मूल शब्द है और आक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो सहानुभूति में कहा जाए तो सह आपका मूल शब्द हो जाएगा और अनुभूति यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, लड़ाकू शब्द में प्रत्यय बताइए। तो लड़ाकू में आकू प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका आकू। लड़ मूल शब्द है और आकू प्रत्यय लगा हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताइए। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है कि राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो राष्ट्र में ये प्रत्यय लगा दोगे तो राष्ट्रीय शब्द बन जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर राष्ट्रीय। महाजनी शब्द में प्रत्यय बताइए। महाजनी शब्द में ई प्रत्यय हो जाएगा तो बी आंसर राइट हो जाएगा, बड़ी ई प्रत्यय होगा। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा कृदंत। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। परिचय में कोई प्रत्यय नहीं है, जबकि शिष्या में ई प्रत्यय है, दयामय में मैं प्रत्यय है, श्रेणी में ई प्रत्यय है। अगला आपके सामने है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो वैज्ञानिक में वैज्ञान आपका मूल शब्द हो जाएगा और इक प्रत्यय हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर इक, छोटी ई वाला होगा इक, तो बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चतुर आपका मूल शब्द हो जाएगा, आई प्रत्यय हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बताइए राइट उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर मय। करुणा यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, मय प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है कि पूजा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए पूजा में प्रत्यय कहा जाए तो बड़ा आ प्रत्यय हो जाएगा, पूज्य आपका मूल शब्द हो जाएगा और आ यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्यय। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बहाव में आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, डी आंसर राइट हो जाएगा आव प्रत्यय है। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ये पूरा उपसर्ग प्रत्यय जो भी मैं करवा रहा हूँ, जो भी चैप्टर करवा रहा हूँ, अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो गाइस फिर से आपको अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इसी में से सवाल आएगा, बस अंतर इतना होगा कि थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाए या फिर उसके पूछने के तरीके थोड़े चेंज कर दिए जाए, वो बात अलग है, लेकिन पूछा जाएगा इसी में से। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप स्टाम्प पेपर लाओ तो उस पर लिख भी दूँ। देखिए इसमें से किसमें एला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, मटेला में आयला प्रत्यय है, जबकि बाकी में अधेला में एला है, अकेला में भी एला है और बघेला में भी एला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मटेला में एला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलाप में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बी आंसर राइट हो जाएगा। मिल मूल शब्द है और आप प्रत्यय हो जाएगा। छलिया शब्द में प्रत्यय बताइए। तो छलिया में ई अप्रत्यय हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं उपसर्ग प्रत्यय के। अगला है कि सनसनाहट शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। देखिए मैं टाइम भी आपका नहीं ले रहा हूँ और 1 मिनट में 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ भाई, इतना जल्दी करवा रहा हूँ, इससे आगे आपको क्या चाहिए। 1 मिनट नहीं, उससे भी कम समय ले रहा हूँ। सनसनाहट शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। तो आहट प्रत्यय है, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आहट। अभी देखिए अभी तो आपका 30 मिनट भी नहीं हुआ है उपसर्ग प्रत्यय चलते हुए और 101 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। अगला देखिए इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है, जो कि सी आंसर में दिया गया है, एरा प्रत्यय। नेक्स्ट है कि कुलीन शब्द में प्रत्यय बताइए। तो कुलीन में ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा ईन प्रत्यय। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रादेशिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी आंसर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल आपके सामने है कि संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। संबंधित जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो संबंधित में संबंध मूल शब्द हो जाएगा और इत प्रत्यय हो जाएगा, तो बी आंसर राइट हो जाएगा इत। अगला आपके सामने है कि आध्यात्मिक शब्द में प्रत्यय बताइए। आध्यात्म मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आध्यात्म में एक प्रत्यय लगा करके आप आध्यात्मिक शब्द बना सकते हैं, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि नीलिमा में शब्द में प्रत्यय बताइए।
तो नीलिमा में कहा जाए तो ईमा प्रत्यय है, बी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ईमा प्रत्यय है। अगला आपके सामने कि राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो राष्ट्रीय में गाइस प्रत्यय कौन सा है, तो ई प्रत्यय हो जाएगा, राष्ट्र मूल शब्द हो जाएगा और ई प्रत्यय हो जाएगा, तो सी आंसर, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। संधि और समास से संबंधित है, तो संधि और समास दोनों मिक्स है इसमें। संधि और समास ये कंप्लीट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 है। इससे सवाल पूछा ही जाता है, संधि और समास दोनों से पूछा जाएगा, एक एक सवाल तो गारंटी के साथ पूछा जाता है। मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको जीके विषय से डर लग रहा है तो अब डर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके के लिए 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक ई बुक आ चुकी है जिसपे 60% का डिस्काउंट चला है। ये आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। सो गाइस अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 8948667652, 8948667652। इस नंबर भी आपको व्हाट्सअप करना है, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। गाइस इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। और सबसे खास बात तो यह है कि पूरी की पूरी ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो अगर आपको लेना है तो अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है। आप इससे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दिए गए नंबर को ध्यान से नोट कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तो सबसे पहले हम संधि की शुरुआत करते हैं। संधि में स्वर संधि को देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है, सही संधि विच्छेद वाला। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सु धन उक्ति, दो ये दिया गया है ए आंसर में, ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है, तो सदैव का जो विच्छेद होगा ये होगा सदा धन एव, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर की तरह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा धन एव। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, इसमें से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परोपकार में पर धन उपकार होना चाहिए, परो नहीं होगा। जबकि पौ धन अक में पावक, महाधन ओज में महोज और नवधन इक में नैक, ये हो जाएगा, लेकिन डी आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने कि वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा, वधूत्सव का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा, तो वधूत्सव का संधि विच्छेद होगा वधूधन उत्सव, राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा सी आंसर वधूधन उत्सव, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने कि सदैव शब्द में संधि बताइए। देखिए मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, सदैव जब भी आपको डबल मात्रा वाला अक्षर मिल जाए, डबल मात्रा वाला शब्द मिल जाए, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि उनमें वृद्धि संधि ही होगी। तो जब भी डबल मात्रा आपको मिल जाए तो इसमें वृद्धि संधि होगी, इस बात को आप नोट रखिएगा। जैसे यहाँ पर कहा जाए तो एक एक, रमेश्वर, वनौषधि, महोदर, इन सभी में वृद्धि संधि का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपके सामने कि महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए, तो महोत्सव का होगा महाधन उत्सव, तो ये हो जाएगा बी आंसर महाधन उत्सव, ये महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो प्रतिधन आघात का संधि रूप होगा प्रत्याघात, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में प्रत्याघात। प्रतिधन आघात का सही संधि विच्छेद होगा प्रत्याघात, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो महोषध का होगा महाधन औषध, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका महाधन औषध। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में कहा जाए तो मेरे भाई स्वरों का मेल होता है, ए आंसर राइट हो जाएगा स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। निम्नलिखित में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा, स्वागत का होगा सुधन आगत, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर सुधन आगत। नेक्स्ट है आपके सामने कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और कौन सी होगा, तो देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये मुख्य 3 भेद होते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। नेक्स्ट देख लीजिए आपके सामने है कि 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं संधि, तो ये हो जाएगा डी आंसर संधि।
नेक्स्ट है आपके सामने सवाल, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद होगा धर्म धन आत्मा। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका, धर्म धन आत्मा। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत का मतलब है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, हरी धन वाली बराबर, ये हरी वाली गलत है, हरियाली होना चाहिए, गलत है। अभियान में अभियान, पत्थर धन इला पत्थरीला पथरीला, और उपधनार बराबर उपहार, ये सही है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद। तो तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तद धन पुरुष। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, तद धन पुरुष। अगला आपके सामने कि प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक जो है किस संधि भेद का उदाहरण है, या फिर कहा जाए प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी यण संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक पॉइंट से आप नोट कीजिए, ट्रिक है आपके लिए कि जहाँ पे भी आपको आधे अक्षर मिल जाएं या फिर जहाँ पे भी आपको आधे अक्षर मिल जाएं वहाँ पे यण संधि होगी ही होगी। जैसे मेरे भाई यहाँ पे कहा जाए प्रत्येक, इसके अलावा कहा जाए कि मौक्तिक, इसमें भी आपका, और इसके अलावा कहा जाए तो अभी और आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब होते हैं यण संधि के उदाहरण, ठीक है। जैसे कहा जाए प्रत्येक, स्वागतम, ये सब आपके यण संधि के ही उदाहरण हैं। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद होगा त्रिपुरधन अरि। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, त्रिपुरधर अनि। नेक्स्ट है आपके सामने कि स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थानापन्न का होगा स्थान धन आपन्य। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, स्थान धन आपन्य। नेक्स्ट है आपके सामने कि नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए नयनाभिराम का जो सही संधि विच्छेद होगा ये कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा नयन धन अभिराम। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर, नयन धन अभिराम। अगला है कि अज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा अज्ञाधन अनुपालन। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, अज्ञाधन अनुपालन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अत्यल्प का होगा अति धन अल्प। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अति धन अल्प। तो अत्यल्प का सही संधि विच्छेद होगा अति धन अल्प, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मात्राज्ञा का होगा मातृधन आज्ञा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मातृधन आज्ञा। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद होगा सर्वधन ऊपरी। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, सर्वधन ऊपरी। नेक्स्ट देखिए आपके सामने अगला है कि स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्वदेश का सही संधि विच्छेद होगा सधन उद्देश्य। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला आपके सामने है, आपके सामने सवाल समझिए कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्वर्गारोहण का होगा स्वर्गधन आरोहण। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, स्वर्गधन आरोहण। अगला है कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद होगा जीत धन इंद्रिय। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, जीत धन इंद्रिय। नेक्स्ट है आपके सामने कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अभ्युदय का सही संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी आंसर, अभिधन उदय। अगला आपके सामने है, इसमें भी यण संधि है क्योंकि आधा अक्षर दिया गया है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होगा गीत धन अंजलि। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला आपके सामने कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला आपके सामने कि ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद होगा ब्रह्म धन ऋषि। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। अगला आपके सामने कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा आग्नेय धन अस्त्र। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, आग्नेय धन अस्त्र। अगला है कि नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है?
नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद होगा नवधन उन्मेष। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नवधन उन्मेष। अगला आपके सामने है सवाल, देखिए अगला सवाल जो दिया गया है वो देखिए, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुभेच्छा का, तो ये हो जाएगा शुभ धन इच्छा। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, शुभ धन इच्छा। अगला आपके सामने है कि परमौषध का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो परमौषध का होगा परम धन औषध। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परम धन औषध। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यण संधि। अगला है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सत्याग्रह का होगा सत्य धन आग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, सत्य धन आग्रह। अगला आपके सामने सवाल है कि यद्यप शब्द में बताइए संधि। तो यद्यप शब्द में संधि जो ये हो जाएगी यण संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। अगला सवाल है कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यह हो जाएगी गुण संधि। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौधन इत्र। ये हो जाएगा पवित्र का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, प्रतिधन एक। नेक्स्ट है कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सत्यार्थी का होगा सत्यधन अर्थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, सत्यधन अर्थी। नेक्स्ट है कि देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देवर्षि का होगा देवधन ऋषि। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, देवधन ऋषि देवर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी यहाँ पे यण संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रधन उदय, ये हो जाएगी आपकी सी आंसर, गुण संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि। अगला है कि गुडाकेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा गुडाकेश का ऑप्शन नंबर सी, गुडाका धन ईस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके सामने कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी यण संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो परोपकार में होगा पर धन उपकार। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि। अगला है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में यण संधि हो जाएगा बी आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इति धन आदि। अगला आपके सामने है कि हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है ये आपको बताना है। हिमालय का सही संधि विच्छेद होगा हिमधन आलय। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, हिमधन आलय। देखिए व्यंजन संधि से संबंधित सवाल है, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये होगा उत्तधन घाटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला आपके सामने है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा सत्यधन मार्ग। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा सत्यधन मार्ग, और इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला आपके सामने है सवाल, देखिए सन्मार्ग तो वही सत्यधन मार्ग हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगत धन नाथ होगा इसका संधि विच्छेद, और ये व्यंजन संधि हो जाएगा। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि से संबंधित देख लीजिए, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो निरीह का होगा निधन ई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, निधन ई संधि विच्छेद हो जाएगा। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो निष्फल का होगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सी आंसर, निधन फल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्करुण का होगा निधन करुण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निधन करुण। मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मनाधन दशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनाधन दशा। अगला देख लीजिए आपके सामने कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरंतर निधन अंतर हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि का। बाकी दिग्गज में हो जाएगा दिक धन अज, महीश में महाधन ईस, और जगदीश में जगत धन ईस हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्गुण का हो जाएगा संधि विच्छेद निधन गुण, और ये हो जाएगी व्यंजन विसर्ग संधि। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, विसर्ग संधि। अगला है कि अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा अतः धन एव। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। अगला आपके सामने कि निर्विवाद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा निधन विवाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, निधन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। मनोहर में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मनोहर में विसर्ग संधि है। मना धन हर हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निधन गुण जो है निर्गुण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर निधन गुण। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नहीं, अब अगला चैप्टर जो है वो है इसका समास वाला। समास में अब देखेंगे जो भी सवाल पूछे गए हैं समास वाला वो देख लेते हैं। जैसे यूपीएससी 2021 में पूछा गया था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया होती है। दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देने कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो, उन्हें कहा जाता है समास। अगला है कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है, तो ये बी वाला गलत है। अगला आपके सामने कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखिए पहले अव्ययी भाव से समास में हर रोज में कौन सा है, तो हर रोज में जो आपका उपसर्ग जो समास हो जाएगा ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला आपके सामने कि आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन में भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, अव्ययी भाव समास। अगला है कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि यथा समय में कौन सा समास है, जहाँ पे भी आपको यथा शब्द मिल जाए वहाँ पे आपको अव्ययी भाव समास ही लगाना है, तो ट्रिक इसको याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास डी आंसर राइट होगा। यथा रुचि में तो अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आपको यथा या प्रति ऐसे शब्द मिल जाए, जहाँ पे भी आपको उपसर्ग जैसा मिल जाए, अव्यय वाला शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा, ध्यान रखिएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला देख लीजिए, आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो आजीवन में आ जो है आपका ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सी उत्तर परफेक्ट हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यथा शब्द जहाँ पे भी आपको मिल जाए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आंसर, अव्ययी भाव समास। अगला सवाल आपके सामने है कि भरपेट में कौन सा समास है, तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मैंने ट्रिक आपको बता रखा है कि यथा शब्द जहाँ पे भी मिल जाए वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। आजीवन में भी आपका अव्ययी भाव समास है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, तो इसमें आजीवन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव यहाँ पे भी होगा, और उपसर्ग लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है। तत्पुरुष से देख लीजिए, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई के लिए घर, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देख लीजिए, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है, तो देखिए देशभक्ति हो जाएगा देश के लिए भक्ति, और इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर। अगला है कि मातृहंता में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बी आंसर, तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, तत्पुरुष समास। समास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं,
अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होते हैं। गलत पूछा गया तो इसमें गलत आपका यही सी वाला हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत दिया गया है। बाकी सही है मेरे भाई, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, गलत दिया गया है। जिस समास में बाद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों के बीच कारक चिन्ह लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहा जाता है। मतदाता में कौन सा समास है? तो मतदाता में कहा जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? बी आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर तत्पुरुष समास। अगला है कि सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो सत्य के लिए आग्रह यानी संप्रदान तत्पुरुष, राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने की रसोई घर में कौन सा समास है? तो अभी मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी आंसर। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? नेत्र से हीन यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, या फिर कहा जाए कि इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो पुत्र के लिए शोक यानी कि इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला देख लीजिए, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बी आंसर तत्पुरुष समास। अगला है कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा देश के लिए अर्पण, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर तत्पुरुष समास। परीक्षा केंद्रों में इनमें से कौन सा समास है? तो परीक्षा के लिए केंद्र यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होने वह किस प्रकार का समास होता है? तो पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां पे होता है तत्पुरुष समास, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लीजिए, वातावरण में कौन सा समास है? राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका षष्ठी तत्पुरुष है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो स्वर्ग को प्राप्त यानी कि आपका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर तत्पुरुष समास। अगला सवाल आपके सामने है कि रस से भरा विग्रह का सामसिक पद इनमें से कौन सा होगा? तो रस से भरा, इसका जो सामसिक पद होगा वो होगा रस भरा, राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर रस भरा। अगला आपके सामने है कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलेगी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर मोक्ष प्राप्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति में समास बताइए। देश के लिए भक्ति, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास यानी संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखिए कर्मधारय से संबंधित है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू शब्द जो है आपका ये तुर्की भाषा से लिया गया है, बी उत्तर राइट हो जाएगा तुर्की भाषा से। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तो लालटेन जो है आपका ये हो जाएगा विदेशज शब्द हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा विदेशज। अगला देख लिए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? भाई ये कर्मधारय समास लिखा था और ये क्या आ गया है, चलो कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर खुद, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है, राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर महल। ईमानदार शब्द कौन सा है? तो ईमानदार शब्द जो एक विदेशज शब्द है, सी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर विदेशज। अपील शब्द क्या है? अपील शब्द जो है आपका ये विदेशज शब्द है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशज। अगला देख लीजिए इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब भी आपका एक विदेशज शब्द है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर विदेशज। सद्भावना शब्द में समास बताइए, आप बताइए। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा सी आंसर कर्मधारय समास है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से सामसिक पद चुनिए। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर वायु वेग, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर वायु वेग, वायु के समान जो वेग। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है?
सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, कर्मधारय समास है। नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में होगा आपका बी आंसर, कर्मधारय समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, चंद्र के समान मुख वाली यानी चंद्रमुखी। नेक्स्ट है आपके सामने कि मीनाक्षी में कौन सा समास है? मीनाक्षी में कौन सा समास है? तो मीनाक्षी यानी मीन के समान जिसकी अक्षी हो यानी कि मछली के समान आंखों वाली यानी कि कर्मधारय समास। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें भी आपका हो जाएगा कर्मधारय, ए आंसर राइट हो जाएगा। परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर परम है जो ईश्वर यानी कि कर्मधारय, सी डी आंसर राइट हो जाएगा। अठकोना में समास बताइए। जहाँ पे भी आपको संख्या से संबंधित आगे मिल जाए या फिर कहा जाए कि जिसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक हो तो उसमें आपका द्विगु समास ही होगा। तो अठकोना में द्विगु समास है, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। त्रिभुवन शब्द में समास बताइए। तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पंचामृत में समास बताइए। तो पंचामृत में द्विगु समास हो जाएगा, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण द्विगु समास का उदाहरण है? मेरे भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब क्लास को लाइक नहीं करते हो ना तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। बाकी मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है इस पर आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर, तिमाही। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए आपके सामने है। नेक्स्ट है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न में भी आपका द्विगु समास हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। तिरंगा शब्द में समास बताइए। तिरंगा शब्द में आपका हो जाएगा द्विगु समास, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। तीन रंगों का समूह यानी तिरंगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु का सही समास विग्रह क्या होगा? तो ये हो जाएगा सात सिंधुओं का समूह। तो सात सिंधुओं का समूह और सात सिंधुओं का समूह, तो अगर देखा जाए तो बी और सी जो है आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि बी और सी जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा गया है, इसमें कहीं पे भी कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो बी और सी में से कोई भी आप सही कह सकते हैं। अगला आपके सामने है बहुब्रीहि से संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही समास वाला विकल्प चुनना है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका सी आंसर, चक्र धारण किया है जिसने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, अर्थात भगवान विष्णु। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही समास वाला विकल्प है। दशानन का सही समास, दस हैं आनंद जिसके, दस हैं आनंद जिसके यानी कि दस हैं सिर जिसके। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कनफटा किस समास का उदाहरण है? कनफटा जो है किस समास का उदाहरण है, फिर किस समास भेद का उदाहरण है? कनफटा, कनफटा यानी कि राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका बहुब्रीहि समास का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि ही होगा इसमें। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता हो वह किस प्रकार के समास होते हैं? तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, बहुब्रीहि समास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। दशानन में कौन सा समास है? तो अभी मैंने आपको बताया दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। तो यह हो जाएगा बी आंसर आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पवनासन में कौन सा समास है? इसकी पीडीएफ जो है ना ये आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो पवनासन में भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है कि त्रिलोचन में समास बताइए। त्रिलोचन में समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, अर्थात भगवान शंकर। अगला आपके सामने है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है?
नील हर कंठ में जिसके अर्थात भगवान शंकर या भगवान शिव। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। अगला आपके सामने है कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर बहुब्रीहि समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अद्वितीय में कौन सा समास है। अद्वितीय में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर बहुब्रीहि समास। अगला आपके सामने कि मुरारी शब्द में कौन सा समास है। तो मुरारी शब्द में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा द्वंद्व समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। देखिए द्वंद्व समास की खास बात यह होती है कि ये अपने से विपरीत शब्दों को साथ लेकर के चलता है। कहने का मतलब है कि विलोम शब्दों को साथ लेकर के चलता है। तो थोड़ा बहुत में कहा जाए तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अब द्वंद्व में भी कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर वैकल्पिक द्वंद्व। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। घास फूस में कौन सा समास है। तो घास फूस में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर। अगला है कि समास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, पहला ही सही है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो वह किस प्रकार का समास होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें कहा जाता है द्वंद्व समास। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है। धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर। अगला है कि खान पान में कौन सा समास है। तो खान पान में भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला है कि रामकृष्ण शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ए आंसर राइट हो जाएगा द्वंद्व समास। अन्य जल शब्द में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा द्वंद्व समास। अन्य जल में भी द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। तो 149 सवाल जो है आपके ये द्वंद्व समास ये आपके समास 149 सवाल जो है आपके समास और इसके अलावा संधि से पूछे गए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। 149 सवाल थे, ठीक है। तो अब जो कंप्लीट करूंगा वो है चैप्टर नंबर 11। अभी तक 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो शुरू करूंगा वो है चैप्टर 11 जिसमें विलोम से संबंधित सवाल मैं कंप्लीट करूंगा। अब देखिए विलोम भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछा ही जाएगा, इस बात को आप भी जानते हैं। तो मेरे भाई अब मैं विलोम से संबंधित सवाल कंप्लीट करूंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। मेरी मेहनत आपको कैसी लगी इस पर अपना राय जो है वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। कहीं कोई भी सुधार आपको देना है तो वो भी आप जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 विलोम से।